मनुस्मृति ने हमारे लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दिया था। बाबा साहब आम्बेडकर ने मनु के पिछवाड़े पर लात मार के ये बोलने का अधिकार हासिल करवाया। जब ये बोलने का अधिकार हासिल करवाया और मनु के पिछवाड़े पे लात मार के हासिल करवाया, तो हम लोगों को मुक्त मोर्चा निकालने की क्या जरूरत थी? मराठा समाज के लोगों ने मुक्त मोर्चे निकाले और उनकी देखा देखी दूसरे लोगों ने भी मुक्त मोर्चे निकाले। साथियों, मूक मोर्चे और क्रांति, क्रांति और मूक, अरे इसका कुछ संबंध है? क्रांति का और मूक का होने का कोई संबंध है? मूक रह के दुनिया में कभी कोई क्रांति हुई? नानी साहब कभी आएगा? मूका रहकर कभी क्रांति नहीं होती है। इसलिए जब हमारे महापुरुषों ने ये सारी लड़ाई लड़कर ये अधिकार हासिल किया था, मूक मोर्चे निकालने की जरूरत नहीं थी। जोर से आक्रोश करके अपनी बात कहनी होगी। बाबा साहब आम्बेडकर ने लंदन में जाकर अपनी बात कही थी, तब जाकर आप लोगों को अधिकार मिला था। बोलना होगा। बोलने का अधिकार साधारण अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार है। इसलिए जिन लोगों ने मूक मोर्चे निकाले और मूक मोर्चे निकाल कर कह रहे हैं हम संविधान का सम्मान कर रहे, अरे ये किस्म की बात है? मूक रहकर सम्मान कैसा कर सकते हो संविधान का? संविधान तुमको बोलने का अधिकार दे रहे, अब तुम मुका रहे हो और मूक रह के संविधान का सम्मान करने की बात कर रहे हो। ये संविधान के सम्मान की बात नहीं है, ये संविधान के अपमान की बात है। ये महापुरुषों के 108 साल के संघर्ष के अपमान की बात है। साथियों, इसे हम लोगों को समझना होगा, इसे हम लोगों को जानना होगा। जब महाराष्ट्र में मराठा समाज के लोगों ने मोर्चे निकाले, मोर्चे सारे महाराष्ट्र में निकाले, तो वो फडणवीस के पास गए और फडणवीस को कहा, फडणवीस साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ही नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी है। आप हमको सारे महाराष्ट्र में कार्यक्रम करने के लिए एक साथ अनुमति दे दो। हम जिले जिले में एसपी ऑफिस में जाकर अनुमति नहीं लेंगे। फडणवीस ने कहा कि आप लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में मोर्चे निकालने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। तो मराठा समाज के नौजवानों ने गजब किया। गजब करने की वजह से फडणवीस ने कहा, ठीक है, मैं आपको अनुमति देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। इन्होंने पूछा, क्या शर्त है? तो कहा कि आप लोग शिवाजी महाराज का अपमान करने वाले और मां जिजाऊ का अपमान करने वाले पुरंदरे को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया, सरकार ने उसको वापस मांग रहे हो, वो मोर्चे निकालो, मगर उसकी मांग वापस करने की मत करो। अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपको एससी एसटी के एट्रोसिटीज को खत्म करने की मांग करने वाले मोर्चे के लिए सारे महाराष्ट्र में अनुमति देने के लिए तैयार हूं। साथियों, आप सोचते होंगे मेश्राम जी, आपको ये जो मुख्यमंत्री के साथ बातचीत हुई है, आपको कैसे मालूम हो गया? आप तो वहां नहीं थे। मुझे इसलिए मालूम हुआ क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉमन फ्रेंड हैं, इसलिए मालूम हुआ। और दूसरी बात, जो कलेक्टर ऑफिस को निवेदन दिए गए, उन निवेदनों में जो लिखित मांग की गई, उन निवेदनों में पुरंदरे का सम्मान महाराष्ट्र भूषण पीछे ले लो, ऐसी कोई लिखित मांग नहीं की गई। ये इस बात का दस्तावेजी प्रमाण है और ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, हमारे मराठा समाज के नौजवानों ने जो भूल की थी, जो गलती की थी कि ये मांग हम नहीं करेंगे, हमने बहुजन क्रांति मोर्चा में वो मांग डाल दिया है। और मराठा समाज के, बहुजन समाज के ही हमारे लोग हैं,
उन लोगों ने जो भूल की थी उस भूल को हमने सुधार कर लिया है, दुरुस्त कर लिया। साथियों, मगर फडणवीस जो है ये तो आखिरकार ब्राह्मण है, आखिरकार बिलंदर ब्राह्मण है। आप बोलेंगे ये कैसे बिलंदर है? चलो मैं इसका सबूत देता हूं। आप लोगों को मालूम होगा हमारे महाराष्ट्र में एक और फडणवीस हो गया, उसका नाम था नाना फडणवीस। लोग उसको डेढ़ शहाना बोलते थे। सारे इंसानों को एक नंबर का शहाना बोलते थे, मगर उसको डेढ़ शहाना। तो ये बिलंदर जो फडणवीस है, इसने मराठा नौजवानों को कहा आप SC/ST एट्रोसिटीज के विरोध में मोर्चे निकालो। ये जो राजनीतिक दांवपेच फडणवीस ने मराठा लोगों के साथ खेला, मराठा समाज के लोगों को समझ में ही नहीं आया। इसलिए मैंने निर्णय किया सारे महाराष्ट्र में मराठा समाज को ये दांवपेच समझाऊं, ताकि उनको ये बात समझ में आ जाए। साथियों, फडणवीस का दांवपेच क्या था आपको बताना चाहता हूं। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जब मंडल कमीशन लागू किया था, उस समय RSS के लोग, संघ परिवार के लोग, अन्ना साहब पाटिल जो मराठा महासंघ के थे, उनके पास गए और उनको कहा पाटिल साहब, मराठा जाति के लोगों को मंडल कमीशन में शामिल नहीं किया है, इसलिए मंडल कमीशन आप लोगों के लिए विष का प्याला है। अन्ना साहब ने कहा अगर है तो क्या करे? कहा कि इसके विरोध में अभियान चला। संघ परिवार के इशारे पर अन्ना साहब पाटिल और मराठा महासंघ ने मंडल आयोग के विरोध में, 52% OBC के विरोध में अभियान चलाया। अभियान चलाने का परिणाम ये हुआ कि OBC के लोग मराठा लोगों के विरोध में हो गए। OBC के 52% लोग मराठा लोगों के विरोध में हो गए। और वो तब से जो विरोधी है वो आज भी, ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा निकल रहा है, इस मोर्चे में एक मांग लिखी हुई है कि मराठा लोगों को रिजर्वेशन दे दो, मगर OBC लोगों के हिस्से से ना दिया जाए और उनको जरूर दिया जाए। ये इस बात का सबूत है कि उस समय मराठा लोगों को संघ परिवार के लोगों ने OBC के विरोध में भड़काया था। तब से वो 52% OBC मराठा लोगों के विरोध में है और वो आज भी है। जब 52% OBC मराठा लोगों के विरोध में जा रहे थे, तो संघ परिवार के लोगों ने OBC के घरों में जाकर कहा, OBC के घरों में जाकर कहा, क्या कहा? OBC के घरों में जाकर कहा, ऐ OBC के लोगों, तुम लोग मराठा लोगों को आमदार बनाते हो, खासदार बनाते हो, मंत्री बनाते हो, मुख्यमंत्री बनाते हो, और ये जो मराठा लोग हैं ये आपको बाबू का आरक्षण देने के लिए तैयार नहीं है। आप उनको सत्ता देते हो, मगर वो आपको बाबू की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। जब संघ परिवार के लोग OBC के घरों में जाकर कहने लगे, पहले मराठा को OBC के विरोध में भड़काया, फिर OBC के घरों में जाकर कहा कि तुम इनको बनाते हो, ये बनाते हो, वो बनाते हो, और ये लोग तुमको आरक्षण देने के विरोध में हैं, तुम कांग्रेस छोड़ दो, तुम राष्ट्रवादी छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, तुम कांग्रेस छोड़ दो, तुम बीजेपी छोड़ दो, तुम बीजेपी में आ जाओ, तुमको हम आमदार बनाएंगे, तुमको खासदार बनाएंगे, तुमको मंत्री बनाएंगे, तुमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। गोपीनाथ मुंडे को बनाया भी था, और जब मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे को बनाने का समय आया, ऊपर भेज दिया। नासो फरांडे जो है ये माड़ी जाति के थे, अन्ना साहब डांगे धनगर समाज के थे। ये सारे के सारे नेता, माने साहब आपको मालूम है, आप अंदर थे, अभी बाहर आए हैं, इसलिए वो सारे लोग जो है मराठा लोगों के विरोध में भड़काने की वजह से बीजेपी के कैंप में लाए गए।
और इस तरह से बीजेपी को बढ़ाने की कोशिश की गई। तो 52% लोग मराठा लोगों के विरोध में थे उस समय, आज भी है। जब 52% लोग मराठा लोगों के विरोध में थे तो SC, ST, NT, DNT, VJNT लोगों को फिर से अपने विरोध में करने की कोई जरूरत थी? मराठा समाज के जो लोग हैं, सयाने लोग हैं, समझदार लोग हैं, राजनीति की उनको समझ है, उनको 52% लोग पहले से विरोध में थे, तो और SC, ST, NT, DNT, VJNT के लोगों को और अपने विरोध में खड़ा करने की क्या जरूरत थी? मगर फडणवीस के कहने पर SC, ST के एट्रोसिटीज एक्ट के विरोध में मराठा लोगों को फडणवीस ने मोर्चे निकालने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। उधर मराठा लोगों को SC, ST के विरोध में मोर्चे निकालने के लिए कहा, एट्रोसिटी एक्ट रद्द करने के लिए कहा, और इधर SC, ST वालों के घरों में गए और SC, ST वालों के घरों में संघ परिवार के लोगों ने जाकर कहा, तुम्हाला जेवढ्या गाड्या पाहिजेत, घोड्या पाहिजेत, पैसे पाहिजेत, जेवढं पाहिजे तेवढं घ्या आणि ह्या मराठ्याच्या विरोधात मोर्चे काढा बरं। उनको बोल रहे इनके विरोध में निकालो, इनको बोल रहे उनके विरोध में निकालो। एविडेंस के साथ बोल रहा हूं और इसलिए माइक पर बोल रहा हूं। सारे दस्तावेजी एविडेंस हमारे पास है, इसके आधार पर बोल रहा हूं। इसलिए साथियों, ये लोग फडणवीस ने महाराष्ट्र में जब ये निर्णय लिया कि महाराष्ट्र को जाति युद्ध में झोंका जाए, जाति की लड़ाई लगाई जाए, तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमको ये जाति युद्ध खत्म करना होगा और जाति युद्ध खत्म करने के लिए हमको दलितों का मराठा के विरोध में मोर्चा निकालना नहीं होगा, बहुजनों का मोर्चा निकालना होगा। ये निर्णय हम लोगों ने लिया ताकि जाति युद्ध को महाराष्ट्र में रोका। इसके लिए ये निर्णय लिया गया, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं। और इसलिए जब से ये मोर्चे निकाले तब से शांति बनी। साथियों, मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि बहुजन समाज का बड़ा भाई मराठा, उसके साथ फडणवीस ने जो राजनीति खेली और हमारे लोगों के विरोध में उनको भड़काया, हमारे लोगों को उनके खिलाफ भड़काया, ये जो राजनीति फडणवीस ने खेली, फडणवीस से आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये विलंदर है, ये विलंदर ब्राह्मण है और ये हम और आप लोगों को लड़ा रहा है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। मैं तो पहले से ही हूं सावधान, बहुत पहले से हूं। इसलिए साथियों, ये बात सारे महाराष्ट्र में हम लोग कह रहे हैं। जब हमारे लोगों ने बड़े बड़े मोर्चे निकाले, जब बड़े बड़े मोर्चे निकाले, फडणवीस ने पुलिस विभाग को रिपोर्ट मांगा। अरे वो वामन मेश्राम बहुजनों को इकट्ठा कर रहा है, बताओ कितने बहुजन इकट्ठा हो रहे हैं। पुलिस के डिपार्टमेंट में केवल ब्राह्मण नहीं है, SC है, ST है, NT है, 12 बलुतेदार है, OBC है, MBC है। उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया, फडणवीस ने ऐसा पूछा। मेरे लोग भी उधर है, केवल फडणवीस के लोग नहीं है, मेरे लोग भी उधर है। मैं बाम से चलाता हूं कर्मचारियों का, तो मेरे बहुत सारे सदस्य लोग उधर अंदर में है। उन्होंने मुझे बताया, पूछा, तो मैंने कहा आप लोगों ने क्या जवाब लिखकर भेजा? तो हमने लिखकर भेजा, अपेक्षेपेक्षा जास्त बहुजन एकत्र येत आहे। आमची पोलीस विभागाची सुद्धा एवढी अपेक्षा नव्हती, त्याच्यापेक्षा जास्त एकत्र येत आहे। लोकच एकत्र येत नाहीत, संघटनाही एकत्र येऊन राहिल्या, चायला डबल होऊन राहिले। पुलिस लोगों ने
सीआईडी के लोगों ने रिपोर्ट भेजा और रिपोर्ट भेजने के बाद फडणवीस चिंता में पड़ गया और चिंता में पड़ने के बाद फडणवीस ने निर्णय लिया बहुजनों का विभाजन करना, बहुजनों का विभाजन करना होगा, क्योंकि विभाजन करने का काम शैतान करता है। तो फडणवीस ने बहुजनों का विभाजन करने के लिए निर्णय लिया कि सामाजिक न्याय मंत्रालय में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को ही रखा जाए और ओबीसी, स्पेशल बीसी और नॉमिनिक ट्राइब इनको अलग निकाला जाए, एससी एसटी की जाति को अलग किया जाए और ओबीसी, स्पेशल बीसी और एनटी डीएनटी विजेएनटी का अलग ओबीसी मंत्रालय खड़ा किया जाए। ये निर्णय फडणवीस ने जब हमारे बड़े बड़े मोर्चे निकलने शुरू हुए तो उन्होंने विभाजन करके घोषित किया लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कि मोर्चे ये जो बहुजन है इनका विभाजन करना होगा। विभाजन करने के लिए ओबीसी का अलग मंत्रालय। मैंने कुछ ओबीसी के लोगों को पूछा, अरे भाई ये ओबीसी का जो मंत्रालय अलग बनाया इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो उनका कहना था बहुजन क्रांति मोर्चा ने रट्टा लगाया, इस वजह से ये जो बहुजन क्रांति मोर्चा ने रट्टा लगाया और फडणवीस के पिछवाड़े पर रट्टा लगा, इस वजह से अपना बचाव करने के लिए उसने बहुजनों के अंदर विभाजन करने के लिए ऐसा किया। साथियों, फडणवीस ने ऐसा क्यों किया ये भी जानना होगा। साथियों, आजादी के तथा कथित आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान के नाम पर विभाजन किया था। दो टुकड़े किए थे, हिंदू मुसलमान। मगर ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को कहा कि अंग्रेज लोगों की नीति है पोड़ा जोड़ा निराज्य करा, ये अंग्रेजों की नीति है। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अंग्रेज आने के पहले ब्राह्मणों ने इस देश के मूल निवासी बहुजनों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा, ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण अंग्रेजों का बाप ही नहीं है, दादा ही नहीं है और परदादा ही नहीं है, लकड़ दादा है। इन्होंने 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं है, ये ब्राह्मणों के द्वारा बांटे हुए लोग हैं। हम बटे हुए लोग नहीं हैं और बांटे हुए लोग हैं। फडणवीस के बाप दादाओं ने 6000 टुकड़ों में बांटा, तो फडणवीस उसी के खानदान का आदमी है, नहीं बांटेगा तो करेगा क्या? तो फडणवीस भी बांटने का काम कर रहा है। चिल्लाओ मत, सुनो, थोड़ा ध्यान से सुनो और दिमाग में और भेजे में डालो। घर में जाने के पहले भेजे में कुछ जाएगा तो आपके लिए कल काम आएगा। मोर्चे निकालने के लिए हम मोर्चे नहीं निकाल रहे हैं, इस मोर्चे का कुछ निकलना होगा या निकालना होगा, इसलिए बता रहा हूं। दिमाग में कुछ डालोगे तो भविष्य में हम कुछ करेंगे, करने लायक बनेंगे। साथियों, ये लोगों ने हम लोगों को बांटने के लिए फिर दोबारा कोशिश शुरू कर दी और बहुजनों को बांटने के लिए ओबीसी का अलग मंत्रालय बनाया। उसके लिए एक नए पैसे का बजट नहीं, उसके लिए एक अधिकारी नहीं, माने साहब, एक अधिकारी नहीं, एक नए पैसे का बजट नहीं। और मंत्रालय अस्तित्व में कब आएगा? 1 अप्रैल को आएगा। अरे 1 अप्रैल को आएगा तो दिसंबर के लास्ट वीक में ऐसा करने की क्या जरूरत थी? ये जल्दबाजी की, क्यों जल्दबाजी की? क्यों जल्दबाजी की? इसलिए क्योंकि बहुजन क्रांति मोर्चे के रट्टे लग रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी हो रही है, इसलिए जल्दबाजी की जा रही है। दूसरी बात पता चली कि इस ओबीसी मंत्रालय का
मंत्री कौन होगा? तो फडणवीस ने कहा मैं ही हूं। अबे ओबीसी का मंत्रालय बनाया तो किसी ओबीसी को मंत्री बनाता। ओबीसी को बनाने के बजाय तू खुद ही मंत्री ओबीसी का बन रहा है। इसका मतलब है तू ओबीसी को दे रहा है या ओबीसी से ले रहा है? लगता तो दे नहीं रहा है, लगता तो ले रहा है। लिंगे साहब, हम पूना में गए थे, जब ऐसा हुआ तो लिंगे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फडणवीस साहेब, अरे कमीत कमी वाढप्यात आमचा ठेवा। मला काही समजलं नाही लिंगे साहेब काय म्हणतात ते। मी त्यांना विचारलं हे वाढप्या म्हणजे काय? म्हटले पंगत बसते ना। हो म्हटले मग वरण पोळी घेऊन तो वाटते आणि आमच्या ओबीसी जवळ आल्या आल्याच म्हणते संपलं। जेव्हा आम्हाला वाटप करून द्यायचं तो चायला म्हणे वाढप्या आमचा नसल्यामुळे आमच्यापर्यंत येऊनच ते संपून जाते। आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे की वाढप्याचा आमचा ठेवा, वाढप्या पण बाबांनाच ठेवता। तेव्हा माझा लिंगे साहेबांचं ते ओबीसी महासंघाचे नेते आहेत, तेव्हा मला लक्षात आलं, तेव्हा अशा पद्धतीचा हा खेळ या महाराष्ट्रामध्ये फडणवीसांच्या माध्यमातून चालू आहे। सोलापूर मधील मोठ्या रॅलीमध्ये माने साहेब होते, त्या ठिकाणी मी फडणवीस यांना चेतावणी दिली, फडणवीस तुम्ही नागपूरच्या विधिमंडळामध्ये आमदारांची एससी एसटी एट्रोसिटीज ऍक्टच्या समीक्षा करण्यासाठी समिती बनवली आणि याचा अर्थ तुम्ही समीक्षा करणार, शिथिल करणार आणि कदाचित कायदा रद्द पण करणार, कदाचित असं करणार। पण मी तुम्हाला चेतावणी देतो, तुम्ही जर या कायद्याचा काना, मात्रा, वेलांटी आणि उकार जरी बदलवला तर आमच्या लाथा आणि तुमचा पिछवाडा सोडणार नाही। आणि मुंबईमध्ये येऊन राहिलो लाथा घेऊन, साऱ्या महाराष्ट्रातल्या लाथा घेऊन मुंबईला येऊन राहिलो। लक्षात ठेवा, दुसऱ्या दिवशी फडणवीसनी पेपराला स्टेटमेंट दिलं। काय स्टेटमेंट दिलं? ऍट्रॉसिटीचा कायदा कडक करण्याची चेतावणी दिली। दुसऱ्या दिवशी म्हटलं कडक करण्यात येईल। तिकडं आमदाराची कमिटी समीक्षेसाठी आणि इकडं शब्द फक्त आमच्यासाठी कडक। अबे कडक शब्द वापरल्याने कडक होते का रे? गदा समजला की काय मला? बेवकूफ समजला की काय मला? कडक शब्द वापरल्याने कडक होते का? आम्हाला राजकारण कळत नाही की का? तेव्हा कडक केल्यानं, कडक म्हटल्यानं कडक होत नाही। तुमचा देशाचा गृहमंत्री राजनाथ सिंग नोव्हेंबर महिन्यामध्ये त्यांनी रिपोर्ट पब्लिश केला, महाराष्ट्रामध्ये ऍट्रॉसिटीच्या संख्या वाढत आहे, ऍट्रॉसिटीच्या संख्या वाढत आहे आणि 25% केसेस मध्ये पुरावे नसल्यामुळे अत्याचार करणारे लोक सुटून जात आहेत। असा रिपोर्ट राजनाथ सिंग यांनी संसदेच्या पटलावर ठेवला। अशा बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये आल्या। तुमचंच राज्य आहे दिल्लीमध्ये बीजेपीचं, आणि बीजेपीच्याच राज्याचा दिल्लीचा गृहमंत्री असं म्हणतो की महाराष्ट्रामध्ये अत्याचाराच्या संख्या वाढलेल्या आहेत आणि अत्याचाराच्या संख्या वाढल्या असतील तर तुम्ही म्हणता कायदा कडक करण्यात येईल। काय अर्थ आहे कडक करण्यात येईल? अत्याचार तर वाढून राहिलाय। मी अभ्यास केल्यानंतर कळलं, दक्षता समित्या जिल्हा लेवलवर होत्या, कमिशनरी लेवलवर दक्षता समित्या होत्या आणि राज्य लेवलवर दक्षता समितीचे चेअरमन स्वतः फडणवीस होते। तरीही अत्याचाराच्या संख्या वाढतच होत्या। आता फडणवीस यांनी असं म्हटलं की सब डिव्हिजन लेवलवर ह्या कमिट्या बनवण्यात येतील। तेव्हा सब डिव्हिजनवर कमिट्या बनवल्यानं काय होईल? अगोदरच तुमच्या कमिट्या होत्या, अगोदरच तुमच्या समित्या होत्या, तरीही अत्याचाराचं प्रमाण वाढलं
आणि जर अत्याचाराचं प्रमाण वाढलं तर याचा अर्थ असा होतो की त्या कमिट्यांमध्ये, त्या समित्यांमध्ये तुम्ही हिजड्यांची भरती केली होती का? त्या समित्यांमध्ये जर शूरवीर लोक भरले असते तर अत्याचाराच्या संख्या कमी झाल्या असत्या. पण ज्या अर्थी अत्याचाराच्या संख्या वाढत आहेत त्या अर्थी तुम्ही त्या समित्यांमध्ये हिजड्यांची फौज भरलेली आहे आणि तुम्ही राज्याचे चेअरमन आहात त्या हिजड्यांच्या फौजेचे. म्हणजे तुम्ही त्या हिजड्यांच्या फौजेचे आता सरदार झालेले आहात. तुमची ही हिजड्यांची फौज आणि तुम्ही हिजड्यांचे सरदार. तेव्हा हिजड्यांच्या फौजेवर आमचा विश्वास नाही, लक्षात ठेवा. हिजड्यांच्या फौजेवर आमचा विश्वास राहिलेला नाही. बहुजन क्रांती मोर्चाच्या शाखा 44,000 गावामध्ये बनवल्या जातील आणि त्यामध्ये SC चे, ST चे, NT चे, 12 बलुतेदारचे, MBC चे, OBC चे, मुसलमानाचे, सिखाचे, ईसायाचे, विविध धर्माचे, लिंगायताचे सर्व प्रतिनिधी त्या बहुजन क्रांती मोर्चामध्ये भरले जातील आणि अत्याचार गावात झाला रे झाला तिथंच निपटतात, तिथंच निपटून टाकू. पोलिसांकडे तक्रार नंतर आणि तक्रार आम्ही करणार नाही, आम्ही ज्यांचा निपटारा करू तो तक्रार करेल. आता आम्हीच निपटू, कारण तुम्ही हिजड्यांच्या फौजेच्या माध्यमातून आमच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराचा प्रतिबंध करताना दिसत नाही. त्यामुळे आता इथून पुढे आम्ही ही कारवाई केल्याशिवाय राहणार नहीं। साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि इस देश में केवल महाराष्ट्र में नहीं, इस देश में ये सारा कारवा हम लोग लेकर जाने वाले हैं। और ये जो कारवा हम लेकर जाने वाले हैं उसमें एट्रोसिटी एक्ट केवल SC ST को ही नहीं, नॉमिनिक ट्राइब के लोगों को भी लागू करना होगा। और राज्य सरकार को यह अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का अधिकार एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राज्य सरकार को है और वो इस पर फैसला ले सकती है। मगर फडणवीस ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद में 12 बलुतेदार के लोग हैं, बुल्ढाना में 12 बलुतेदार के लोगों ने मुझे कहा हमको महामंडल चाहिए। मैंने कहा महामंडल से आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनना है, केवल महामंडल चाहिए। महामंडल से हमारे लोगों का एस्पायरेशन पूरा नहीं होगा। हमारे लोग बहुसंख्य हैं तो लोकतंत्र में बहुसंख्य लोगों का राज होना चाहिए, अल्पसंख्य लोगों का बहुसंख्य लोगों पर राज नहीं होना चाहिए। इसलिए उन लोगों की भी लड़ाई हम लोगों ने लड़ने का निर्णय लिया। जो भी छोटी छोटी संख्या वाली जातियां हैं जिनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है, उनके लिए भी इकट्ठा लड़ाई लड़ी जाएगी। सभी लोग मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे। मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को मंडल कमीशन ने अलग लिस्ट बनाने का आदेश दिया था, मगर उस पर अमल नहीं किया। इसलिए मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की भी अलग सूची बननी चाहिए ताकि उनको उनके संख्या के अनुपात में उनको अधिकार होना चाहिए। ओबीसी के लोगों को जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और संख्या के अनुपात में सभी लोगों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। हम तो 100% रिजर्वेशन के समर्थक हैं। सारे लोगों की गिनती करो और सभी लोगों के संख्या के अनुपात में सभी लोगों को दो। अगर मुसलमानों की 15% है तो मुसलमानों को 15% दो, क्रिश्चियनों की है, लिंगायतों की है और सिखों की है। सभी लोगों को, सभी लोग भारत के नागरिक है, मूल निवासी है, उन लोगों को संख्या के अनुपात में अधिकार जरूर मिलने चाहिए। और इतना ही नहीं, माइनॉरिटी के लोगों के साथ देश में फसादात किए जाते हैं और कम्युनल वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाना चाहिए। जैसे SC ST को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया,
उसी तरह से माइनॉरिटी को, अकेले मुसलमान को नहीं, सभी प्रकार की माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनल वायलेंस प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। 52,000 लड़के, मुसलमानों के 52,000 लड़के, बेकसूर लड़के जेल में डाले गए। पूना में जंगली महाराज केस में 52 लड़के जेल में डाले गए। 11 साल जेल में रखे। 11 साल जेल में रखने के बाद हाईकोर्ट ने कहा पुरावा नसल्यामुळे सोडून देण्यात येतात। 11 वर्ष आतमध्ये सोडवून मुसलमानांच्या 52 तरुणांना 11 वर्ष आतमध्ये ठेवलं आणि 11 वर्षानंतर हायकोर्टाने म्हटलं यांच्या विरोधात कुठले पुरावे नाहीत, त्यामुळे यांना सोडून देण्यात येते। पण त्यांचे जे 11 वर्ष वाया गेले, त्यांच्या आयुष्याचे जे 11 वर्ष वाया गेले, कोण भरून देतील? कोण भरून देतील? तेव्हा हा जो अन्याय आहे, संपूर्ण बहुजनांनी एकत्र येऊन हा अन्याय आपल्याला दूर करावा लागेल। आजकाल कॉमन सिव्हिल कोडच्या बाबतीमध्ये चर्चा होतात। अनेक लोकांना माहित नाही, संघ परिवाराचे लोक चर्चा करतात की कॉमन सिव्हिल कोड म्हणजे मुसलमानांच्या विरोधात। चुकीची गोष्ट। कॉमन सिव्हिल कोड जर लागू झाला भारतात तर भारतातल्या प्रत्येक नागरिकावर लागू होईल। तो फक्त मुसलमानांच्या विरोधामध्ये लागू होणार नाही, तो फक्त त्यांच्या विरोधामध्ये लागू होणार नाही। तेव्हा संपूर्ण देशामध्ये मुस्लिम पर्सनल बोर्डाच्या माध्यमातून जे कॉमन सिव्हिल कोडच्या बाबतीमध्ये जे प्रयत्न होत आहे, सज्जाद नोमानी साहब, वली रहमानी साहब, ये लोग जो सारे देश भर में कोशिश कर रहे हैं, मैंने ये जानने की कोशिश की कि कॉमन सिविल कोड अकेले मुसलमानों पर आयद होने वाला, लागू होने वाला नहीं है, ये भारत के तमाम लोगों पर लागू होने वाला है। और अगर ऐसा है तो इससे बहुत सारे लोगों का, बहुसंख्य लोगों का, सिखों का, लिंगायतों का, क्रिश्चियनों का, बुद्धिस्ट लोगों का भी नुकसान होने वाला है। और अगर बुद्धिस्ट लोगों का भी नुकसान होने वाला है तो सभी लोगों को मिलजुल कर कॉमन सिविल कोड का विरोध करना होगा। और ये विरोध करने के लिए साथियों हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप किया। इतना ही नहीं, आदिवासी लोगों का कस्टमरी लॉ और नॉमिनी ट्राइब का भी कस्टमरी लॉ है, वो भी खत्म होने वाला है। इसलिए इसके लिए कॉमन सिविल कोड के विरोध में सभी लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। इतना ही नहीं, 14 अगस्त 47 को उस समय हमारे लोग जागृत नहीं थे, जबरदस्ती उस समय की गई थी, आज भी जबरदस्ती की जा रही है। जबरदस्ती उस समय की गई तो भारत का विभाजन हुआ था, आज भी जबरदस्ती की जा रही है, दोबारा देश का विभाजन होने का खतरा पैदा होगा। यदि